गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जब तक आप साथ हैं हम खास हैं, और जब तक आप साथ रहेंगे हम खास रहेंगे। तो हमें खास बनाए रखने के लिए अपना साथ हमारे साथ बनाए रखें। पिछले वीडियो में आपको हमने इंटरमीडिएट मैथ का सिलेबस पूरा बताया था, और कितने मार्क्स का कौन सा चैप्टर आता है वो हमने आपको पूरा डिटेल में बताया था। ठीक है, वो आप लोगों तक वीडियो पहुंच गई होगी और आप लोगों को पता चल गया होगा कौन से चैप्टर से कितने नंबर का आता है यूपी बोर्ड में 12th मैथ में। ठीक है, तो आज हम स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है थे आपके सिलेबस में इंटरमीडिएट की जो एनसीईआरटी की बुक है, फर्स्ट वाली बुक, उसमें हम तो सबसे पहले स्टार्टिंग कर रहे हैं आव्यू से, मैट्रिसेस से। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और ये जो यूनिट है अलजेब्रा इसे कहते हैं। ठीक है, इसमें केवल 2 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर है आव्यू और दूसरा चैप्टर है सारणिक। ठीक, और इन दोनों चैप्टरों से मिला के 13 नंबर का क्वेश्चन जो है, 13 नंबर तक के क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड में आते हैं, और बहुत ही आसान चैप्टर है, छोटे छोटे चैप्टर हैं, जल्दी खत्म हो जाएंगे, आपके 13 नंबर पक्के हो जाएंगे अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आव्यू के बारे में हम आपको बताते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये आपका जो है तीसरा चैप्टर है। ठीक है, ये 3rd चैप्टर आपके में है। ये तीसरा चैप्टर आपके में है आव्यू। मैट्रिसेस, ये मैट्रिसेस जो है ये प्लूरल फॉर्म है। ठीक है, ये प्लूरल फॉर्म है, इसकी सिंगुलर फॉर्म कहलाती है मैट्रिक्स। तो आव्यू के बारे में पहले आप लोग थोड़ा समझ लें, आव्यू है क्या। आव्यू जो है वो एक प्रकार से डेटा का रिप्रेजेंटेशन है। डेटा को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक मेथड है। कुछ जो डाटा हम इकट्ठा करते हैं उसे जो है उसे एक प्रकार से अरेंज करने का ये मेथड है। ध्यान रखिएगा, इसका आजकल बहुत यूज हो रहा है, जैसे कि अर्थशास्त्र है, इकोनॉमिक्स वगैरह है, या आपकी सांख्यिकी है, उसमें इसका यूज होता है। एक क्रिप्टोग्राफी जिसमें कोडिंग वगैरह करते हैं उसमें इसका बहुत यूज होता है। तो ये मेथड होता है डाटा को रिप्रेजेंट करने का। और जो सबसे मुख्य इसका यूज है वो आप लोग समझ लें, सबसे मेन इसका यूज जो है वो लीनियर इक्वेशन, युगपत समीकरण, जो रेखीय समीकरणें होती हैं उन्हें हल करने में सबसे ज़्यादा इसका यूज होता है। जैसे कि ये हमने रैखिक समीकरण लिखी, ध्यान दीजिएगा, 2x + 3y = 5, और दूसरी लिखी है 5x + 8y = 9। इन्हें हल करना हो तो आसानी से हम लोग हल कर सकते हैं, लेकिन इसमें कितने देखिए, इसमें वेरिएबल यानी इसमें चर कितने हैं, 2 हैं, x और y। तो इसे हल करना बहुत कठिन नहीं है। लेकिन अगर 3 चर हैं या 4 चर हैं या 5 चर हैं, ठीक है, अगर 5 चर हैं, 5 वेरिएबल हैं, तो 5 समीकरणें हमारे पास होनी चाहिए उन्हें हल करने के लिए। ठीक है, तो जब बहुत ज़्यादा चर होते हैं तो उन्हें सिंपल तरीके से हल करना बड़ा कठिन होता है। तो उन इक्वेशन को हल करने के लिए मैट्रिक्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स के बारे में हम आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा, सभी लोग ध्यान से समझें। मैट्रिसेस हमने बताया था ये इसकी प्लूरल फॉर्म है। ठीक है, अब ये मैट्रिक्स देखिए आप क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। मैट्रिक्स जो है जिसे आव्यू, ये सिंगुलर फॉर्म है, आव्यू मैट्रिक्स। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि मैट्रिक्स को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं। जैसे कि ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जो कैपिटल लेटर होते हैं उससे हम मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं, जैसे कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, इससे मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं। और मैट्रिक्स, ध्यान दीजिएगा, ये बड़ा ब्रैकेट जो होता है, बड़े ब्रैकेट के अंदर कुछ हम एलिमेंट्स लिख देते हैं तो ये मैट्रिक्स हमारा बन जाता है। ठीक है, अब जैसे ये A है, अब इसके अंदर हमने ये कुछ एलिमेंट लिख दिए हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये एक मैट्रिक्स बन गया, ध्यान रखिए, ये मैट्रिक्स हो गया। अब ध्यान से समझिए, इसमें मैट्रिक्स में ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ये है, ये है, ये है। ठीक, हॉरिजॉन्टल जो है क्षैतिज, इन्हें कहते हैं पंक्तियाँ, रोस। ठीक है, रो कहते हैं पंक्तियाँ, पंक्ति। अब जैसे ये वाली रो जो हो गई, ये कहलाएगी फर्स्ट रो, इसे डिनोट करते हैं R1 से। ठीक, ये दूसरी रो है, सेकेंड रो, इसे डिनोट करेंगे, लिखेंगे R2 से। ये तीसरी रो हो गई, इसे डिनोट करेंगे R3 से। तो ये R1, R2, R3। और जो वर्टिकल होते हैं, ठीक है, वर्टिकल जैसे ये है, ये इन्हें कहते हैं कॉलम्स या स्तंभ। ठीक है, कॉलम्स या स्तंभ।
या स्तंभ। ठीक, अब जैसे ये पहला, ये वर्टिकल है, ये देखिए ऊर्ध्वाधर, ये पहला कॉलम तो इसे C1 लिखेंगे, ये दूसरा कॉलम है इसे C2 लिखेंगे, ये तीसरा कॉलम है इसे C3 लिखेंगे। ठीक है, और ध्यान रखिए ये जो इसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं इसे जनरली हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल a से। ठीक, a और साथ में लगा देते हैं IJ, इस तरीके से हम लोग लिख देते हैं। जहाँ पे ये जो I लगा हुआ ये रो को डिनोट करता है, I जो होता है I ये डिनोट करता है रो को, पंक्तियों को, और J जो है वो डिनोट करता है कॉलम को, ये कॉलम को डिनोट करता है। ठीक है, अब जैसे हम कहीं पे लिख दें A12, जरा ध्यान से समझिएगा, लिखा हुआ A12 तो यहाँ पे रो कौन सी है, पहली, और कॉलम कौन सा है, दूसरा। तो हमें ये पता चल गया कि A12 का मतलब ये हुआ पहली रो और दूसरे स्तंभ का जो एलिमेंट है यह है A12। ठीक है, अब जैसे ध्यान दीजिएगा अगर हम लिख दें A32 तो इसका मतलब क्या हुआ कि तीसरी रो और दूसरे कॉलम का जो एलिमेंट है ये है A32। ठीक है, बात समझ में आपको आ गई होगी। उसके बाद में ज़रा ध्यान दीजिएगा इसका ऑर्डर कैसे निकालते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ध्यान दीजिएगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, जिसे हम लोग कहते हैं आव्यूह का क्रम। आव्यूह का क्रम इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। बहुत ध्यान से समझिएगा। अब जैसे हमने एक मैट्रिक्स ये लिख दिया, बहुत ध्यान दीजिएगा, एक मैट्रिक्स लिख दिया हमने, ये मैट्रिक्स हमने लिखा हुआ है। अब देखिए इसमें रो कितनी है, पंक्तियाँ कितनी है। देखिए एक रो ये है R1, एक रो ये है R2, कितनी रो है यहाँ पे, 2 है। R यानी रो कितनी यहाँ पे है, 2, और कॉलम यहाँ पे कितने हैं, देखिए 3 है। एक कॉलम ये है, 1 2 3, तो कॉलम यहाँ पे कितने हैं, 3 है। ठीक है, तो आव्यूह का क्रम क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा आव्यूह का क्रम जो होता है उसे निकालने के लिए हम रो क्रॉस कॉलम ऐसे लिख देते हैं। रो कितनी हमारे पास है, 2, और कॉलम कितने, 3। तो ये इस आव्यूह का क्रम क्या होगा, 2 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 3, ये कहलाएगा आव्यूह का क्रम। बात समझ में आप लोगों को आ गई होगी। ठीक है, जितनी रो हो, जैसे यहाँ पे रो केवल 2 थी तो लिख दिया हमने 2, और कॉलम कितने, 1 2 3, तो 2 क्रॉस 3, ये कहलाएगा आव्यूह का क्रम। अब आपसे पूछा जाए, बताइए आव्यूह में कितने अवयव हैं, अवयवों की संख्या कैसे निकालते हैं, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, बस आ जाएगा कितने अवयव हैं उनकी संख्या में मालूम चल जाएगी। तो आव्यूह में अवयवों की, ध्यान दीजिएगा, अवयवों की संख्या निकालने के लिए इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 × 3 यानी 6। ठीक है, तो इस आव्यूह में कितने अवयव होंगे, 6 होंगे। इसी प्रकार से अगर किसी, ध्यान दीजिएगा, अगर किसी आव्यूह में m रो है और n कॉलम है, तो बताइए आव्यूह का क्रम क्या होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा। तो हमने क्या बताया था, रो क्रॉस कॉलम यानी m क्रॉस n। तो आव्यूह का क्रम क्या होगा, m क्रॉस n, और आव्यूह में कितने अवयव होंगे, m × n। ठीक है, बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये तो हो गया आव्यूह का क्रम। ठीक, उसके बाद आपको ज़रा ध्यान दीजिएगा, कोई भी आव्यूह है उसे शॉर्ट में हम इस तरीके से लिख सकते हैं। बहुत ध्यान दीजिएगा, कोई भी आव्यूह लिखा हुआ उसे शॉर्ट में कैसे हम लोग लिख सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। जैसे कोई आव्यूह A है उसे हम केवल इस तरीके से भी लिख सकते हैं, स्मॉल a सफिक्स में ऐसे। ठीक है, अब जैसे हमें ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पे इसका क्रम लिख देते हैं बाहर, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ये बाहर लिख देते हैं m × n। तो हमें ये पता चल गया कि ये जो आव्यूह A है इसका क्रम कितना है, m × n। अब इसमें i का मान, j का मान रखते जाएंगे तो हमें सारे एलिमेंट मिल जाएंगे और इसका
एक्सपेंडेड फॉर्म हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो ये कहलाता है आव्यूह का क्रम। आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक आपसे हम पूछते हैं, जैसे ये कोई आव्यूह दिया हुआ है, अब ये आव्यूह लिखा हुआ है। ठीक है, हमसे पूछा जाए बताइए इस आव्यूह का क्रम क्या होगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी रो गिन लेंगे। रो कितनी है, ये देखिए 1 2 3 4, तो रो कितनी हो गई 4। और कॉलम कितने हो गए, ये ऊर्ध्वाधर वाले, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, तो कॉलम हमारे कितने 3। तो आव्यूह का क्रम, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, हमने क्या बताया था, R क्रॉस C, R क्रॉस C, यानी 4 क्रॉस 3। ये हो गया आव्यूह का क्रम। तो इस आव्यूह का क्रम क्या हो गया, 4 क्रॉस 3। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर इसके आगे चलते हैं, आव्यूह के प्रकार हम आपको बताएंगे। आव्यूह के प्रकार, उससे पहले एक चीज़ हम आप लोगों से और पूछना चाहेंगे। जैसे ये आव्यूह लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से समझिएगा, इसमें कुछ अभी हम लिख रहे हैं, ये एक आव्यूह लिखा हुआ है। अब हम आपसे पूछे बताइए A22 का मान क्या होगा, तो हमने कहा था आपको जब भी A स्मॉल a लिखा है और साथ में आई जे लिखा, तो आई किसे रिप्रेजेंट करता है, रो को, और जे किसे रिप्रेजेंट करता है, कॉलम को। ठीक है, रो कॉलम शब्द थोड़ा इजी पड़ता है, इसलिए हम रो और कॉलम कहते हैं। वैसे रो होती पंक्ति और कॉलम होता है स्तंभ। ठीक है, वैसे तो आपकी मर्जी, जो भी आप लिखना चाहें बोलना चाहें। अब यहाँ पे बताइए, यहाँ रो कितनी है 2, और कॉलम कितना होगा, ये भी 2। इसका मतलब दूसरी रो और दूसरे कॉलम का ये एलिमेंट है। तो देखिए दूसरी रो हमारी कौन सी है, 1 2, ये वाली दूसरी रो हो गई, और कॉलम दूसरा हमारा कौन सा, 1 2। तो दूसरी रो दूसरी कॉलम का सदस्य यहाँ पे कितना है, 4 है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 4। फिर से समझ लीजिए, देखिए ये है R1 पहली रो, ये दूसरी रो। ठीक है, तो आई का मान देखा, R कितना यहाँ पे 2 है, और कॉलम भी कौन सा लेना हमें, दूसरा वाला। तो पहला कॉलम दूसरा कॉलम, तो दूसरी रो दूसरे कॉलम में कौन सा एलिमेंट आ रहा, 4। तो हमारा आंसर कितना हो गया, 4। अच्छा, अगर हम आपसे पूछें कि A23 का मान कितना होगा, अब देखिए यहाँ पे कौन सी रो लेनी है हमें, 2 दूसरी, और कॉलम कौन सा लेना है, तीसरा। तो देखिए दूसरी रो तो हमारी हो गई 1 2 ये, और कॉलम तीसरा लेना है 1 2 3। देखिए तीसरा कॉलम और दूसरी रो, तो कौन सा भी आ रहा है अब, 3। ठीक है, तो A23 कैसे निकालेंगे, A23 हो गया 3। एक और एग्जाम्पल आपको बताते हैं, जैसे कह दिया जाए A12, ये कैसे निकालेंगे। अब बताइए कौन सी रो लेनी है हमें, पहली। कौन सा कॉलम लेना हमें, दूसरा। तो पहली रो हमारी कौन सी है, ऊपर वाली, पहली रो ये हो गई, और कॉलम कौन सा लेना, दूसरा। कॉलम दूसरा हमारा ये हो गया। तो ये देखिए पहली रो दूसरा कॉलम, बीच में क्या आ रहा, 7। तो आंसर हमारा आ गया 7। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और वैसे भी ये बेसिक होते ही है, जब तक नहीं मालूम होंगे तो आगे के क्वेश्चन हम नहीं लगा सकते। उसके बाद में आता है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ध्यान दीजिएगा, आव्यूह के प्रकार आपको बताएंगे। आव्यूह के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, वैसे तो बहुत प्रकार हैं, लेकिन मेन हम आपको बताते हैं जिनका यूज होता है ज़्यादातर। सबसे पहले आता है रो मैट्रिक्स। सबसे पहले आता है रो मैट्रिक्स। हिंदी में चाहे आप लिखें चाहे इंग्लिश में लिखें, जो भी बोले, जो आपको इजी लगे। रो मैट्रिक्स नाम जो था, रो का मतलब पंक्ति, पंक्तित आव्यूह। नाम से ही है, इसकी परिभाषा क्लियर हो रही है। ऐसा आव्यूह, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक रो हो। ठीक है, एक रो हो, कॉलम जितने भी हों, तो ऐसा आव्यूह कहलाता है रो मैट्रिक्स या पंक्तित आव्यूह। जैसे एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं, केवल एक पंक्ति होनी चाहिए,
अब देखिए ये है, इसमें कितनी रो है, केवल एक रो है, लेकिन कॉलम कितने, कॉलम 3 है। देखिए 1 2 3। तो ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक रो हो, एक पंक्ति हो, उसे कहते हैं पंक्ति आव्यूह, रो मैट्रिक्स। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर स्पीड आपको कुछ ज़्यादा लग रही हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है और थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा हो गया, तो थोड़ा सा स्पीड मेंटेन करके चलना है। और जो भी आपके डाउट होंगे वो हम सब क्लियर कर देंगे, उसकी आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। छोटी से छोटी चीज़ हम आपको सब क्लियर करते चलेंगे, बस आपको हमारा साथ देना, रेगुलर वीडियो देखनी है बिल्कुल, और मेहनत से नोट्स बनाने हैं। तो ये हो गया रो मैट्रिक्स। उसके बाद में आता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स नाम से, कॉलम मतलब स्तंभ, स्तंभ आव्यूह। ठीक है, स्तंभ आव्यूह क्या होता है, नाम से ही क्लियर हो, स्तंभ जिसमें केवल एक कॉलम हो, रो कितनी भी हो, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो, उसे कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स या स्तंभ आव्यूह। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हैं। अब देखिए ये, ठीक है, इसमें बताइए कितने कॉलम, कॉलम केवल एक ही है, लेकिन रो कितनी है, 3 है, 1 2 3। तो ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो, उसे कहेंगे स्तंभ आव्यूह या कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, उसके आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद में चलते हैं आगे, कॉलम मैट्रिक्स हो गया। उसके बाद में स्क्वायर मैट्रिक्स बताते हैं आपको, स्क्वायर मैट्रिक्स। ये कोई रटने की जरूरत नहीं, इनका थोड़ा थोड़ा यूज होगा बीच बीच में। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्पेलिंग अगर गलत हो जाए तो माइंड ना करिए, क्योंकि हमारी इंग्लिश ज़्यादा अच्छी नहीं है। स्क्वायर मैट्रिक्स जिसे हम लोग कहते हैं हिंदी में वर्ग आव्यूह। अब देखिए, खुद नाम से ही क्लियर हो, वर्ग में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई क्या होती है, सब बराबर होती है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो वर्ग में लंबाई चौड़ाई बराबर, यानी जितना इसका स्पेस हॉरिजॉन्टल लेंगे उतना ही वर्टिकल भी लेंगे। इसका मतलब रो और कॉलम की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बिल्कुल बराबर हो, उसे कहते हैं वर्ग आव्यूह या स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये तो हम आपको केवल एग्जाम्पल बता रहे हैं। अब देखिए इसमें बताइए, इसमें रो कितनी है, देखिए 3 रो हैं, 1 2 3। कितनी रो है, 3। और कॉलम कितने, कॉलम भी 3 है। देखिए 1 2 3, कॉलम भी कितने, तो 3 है। इसका मतलब रो और कॉलम की संख्या क्या है, बराबर है। इसका मतलब ये वर्ग आव्यूह है। ठीक है, उसके बाद में आता है विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। विकर्ण आव्यूह जिसे हम लोग कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें, इनका यूज होगा। डायगोनल मैट्रिक्स जिसे कहते हैं विकर्ण आव्यूह। जैसे जैसे आगे क्लास चलते जाएंगे और आपको ज़्यादा समझ में आने लगेगा। आज पहला क्लास है, कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप लिख के भेजें, या पर्सनली फ़ोन करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, विकर्ण आव्यूह, क्योंकि आपका भी नया नया एक्सपीरियंस है, हमारा भी नया नया एक्सपीरियंस है। कोई भी डाउट लगे आप तुरंत क्लियर करें, पर्सनली कॉल करके या कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल के। अब देखिए विकर्ण आव्यूह, डायगोनल, बस इसकी परिभाषा एक लाइन की है कि ऐसा आव्यूह जिसके विकर्ण यानी डायगोनल के अवयव जो है वो 0 ना हो, बाकी सब 0 हो, तो ऐसे आव्यूह को कहते हैं विकर्ण आव्यूह। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ध्यान दीजिएगा, विकर्ण वाले 0 ना हो, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए ध्यान से। अब देखिए ये विकर्ण बन रहा है, बहुत ध्यान दीजिएगा। ये देखिए विकर्ण बन रहा है, ये विकर्ण वाले, विकर्ण में क्या आ रहा है 1 3 5, ये 0 नहीं है, और बाकी सब क्या है 0 हैं। बाकी सारे एलिमेंट क्या हैं 0 हैं।
तो ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाता है? डायगोनल मैट्रिक्स यानी विकर्ण आव्यूह। ठीक है, चाहे ये वाला हम विकर्ण ले लें, चाहे इधर वाला विकर्ण ले लेते हैं, बस ये ध्यान रखना विकर्ण के अवयव जीरो नहीं होने चाहिए, बाकी सब जीरो हों, तो ऐसा आव्यूह कहलाता है विकर्ण आव्यूह, डायगोनल मैट्रिक्स। इसी से संबंधित, ध्यान दीजिएगा, इसी से संबंधित एक होता है अदिश आव्यूह, स्केलर मैट्रिक्स, जिसे हम लोग कहते हैं अदिश आव्यूह, अदिश आव्यूह। अब देखिए बिल्कुल सेम यही चीज़ है, बस इतना ध्यान रखिएगा, अदिश आव्यूह क्या होता है? इसमें जो डायगोनल के एलिमेंट होंगे वो सब बराबर होंगे, एक जैसे होंगे, और बाकी सब अवयव क्या होंगे? डायगोनल के अलावा जीरो होंगे, तो ऐसा आव्यूह कहलाता अदिश आव्यूह। हालांकि इसका कहीं पे यूज होता नहीं है, जैसे ये है, कुछ भी ले लें, 5 0 0 0 5 0 0 0 5। देखिए इसके विकर्ण के अवयव जीरो नहीं हैं, बाकी सब क्या है? जीरो हैं, तो ये विकर्ण आव्यूह हो गया। दूसरी बात, विकर्ण के जितने भी एलिमेंट हैं सब एक जैसे हैं, सेम है, 5 5 5, तो इसे कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स या अदिश आव्यूह। एक बिल्कुल इसी का ही, ध्यान दीजिएगा, इसी से रिलेटेड या इसी का कह सकते हैं एक भाग है, जिसे हम लोग कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, तत्समक, जिसे कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। स्पेलिंग गलत हो तो माइंड ना करिएगा, हमारी इंग्लिश बहुत ख़राब है। ठीक है, जिसे कहते हैं तत्समक या इकाई भी कहते हैं, तत्समक या इकाई आव्यूह। इसका बहुत यूज होता है, ध्यान रखिएगा, इसका यूज बहुत है, तत्समक या इकाई आव्यूह। इकाई का मतलब एक, और आइडेंटिटी यानी इसे डिनोट करते हैं कैपिटल आई से, ध्यान रखिएगा। ठीक, इसमें क्या होगा? इसमें जो मेन डायगोनल है, जो मुख्य इसका डायगोनल है, विकर्ण है, उसके अवयव जैसे यहाँ सेम थे 5 5 5, यहाँ पर भी सेम होंगे लेकिन 1 1 1 होंगे, बस ये ध्यान रखना है। डायगोनल के जो एलिमेंट हैं वो सब क्या होंगे? 1 1 1, ये आपको ध्यान रखना है, बस नाम से पता चल रहा है, इकाई आव्यूह। इकाई मतलब एक, ये देखिए इसका जो डायगोनल है, डायगोनल 1 1 1 आ रहा है। ठीक है, 1 1 1, देखिए तीनों जो इसके एलिमेंट हैं वो 1 1 1 आए हुए, इकाई है, और बाकी सब क्या है? जीरो है, तो इसे कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स या तत्समक या इकाई आव्यूह। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इतने प्रकार इसके होते हैं और कोई ख़ास बात नहीं है इसमें। अब हम आपको बताते हैं, कुछ क्वेश्चन इसके लगवाते हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा। कुछ क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं इसके, ध्यान से समझिएगा। और एनसीईआरटी वाली बुक से पढ़ा रहे हैं, हमने आपसे पहले भी कहा था कि एनसीईआरटी वाली बुक से पढ़ाएंगे। ये एनसीईआरटी वाली बुक है फर्स्ट पार्ट, इसे ख़त्म करेंगे। उसके बाद में जो आपकी दूसरी है मनोहर रे वाली, डॉक्टर हर्षरूप शर्मा वाली बुक, उससे प्रैक्टिस आपकी करा देंगे, और इसके एग्जाम्पल वगैरह जो हैं वो सब रिवीजन में करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो टेंशन लेने कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम लोगों ने प्रयास किया है तो उसे सफल बनाना है, सफल तभी बनेगा जब आप और हम दोनों लोग मिलकर मेहनत करेंगे। हमारा आपसे प्रॉमिस है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने देंगे, छोटी से छोटी चीज़ कई बार बताएंगे, जैसे क्लास में हम लोग पढ़ाते हैं उसी तरीके से आपको पढ़ाई की क्वालिटी मिलेगी, कोई समस्या नहीं आएगी। अब देखिए क्वेश्चन लगवाते, देखिए कितना ईजी और कितना इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, ध्यान से समझिएगा। बहुत ईजी चैप्टर है और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। डस्टर देना जी। देखिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिए, बहुत ही आसान है, बिल्कुल आप सीख जाएंगे, एक बार में सीख जाएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। देखिए एक्सरसाइज है 3.1, ठीक है, एनसीईआरटी वाली बुक से पढ़ा रहे हैं 3.1, बहुत ही आसान चैप्टर है, ध्यान से समझिएगा।
अब जैसे पहला क्वेश्चन इसमें है, कोशिश करेंगे ज़्यादातर हम क्वेश्चन लगवाएंगे, कुछ जो एक जैसे होंगे वो आपको होमवर्क में देंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, हमें मैट्रिक्स ए दे रखा है, एलिमेंट रखे हैं 2, 5, 19 और -7, ठीक है, 35 -2, 5/2 और 12, और तीसरी रो के एलिमेंट रखे √3, 1, √3, 1, -5 और 17। ये हमें एलिमेंट इसके दे रखे हैं, ठीक है। सबसे पहले तो बताइए इसमें कितनी रो है, कितनी पंक्तियां हैं। देखिए ऐसे गिनते हैं क्षैतिज वाली, 1, 2, 3, और इसमें कॉलम कितने, स्तंभ कितने हैं, ऊर्ध्वाधर वाले, वर्टिकल वाले। देखो 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब हमसे क्या क्या पूछा है ध्यान दीजिएगा। इसमें 3 पार्ट हैं पहले क्वेश्चन में। पहले पार्ट में हमसे पूछा है आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि या क्रम, कुछ भी कह सकते हैं, कोटि कहते हैं ऑर्डर। ध्यान रखिए, ऑर्डर इंग्लिश में पढ़ लिया करें अगर हिंदी में कोई डाउट हो। कोटि कहते हैं या क्रम कहते हैं। तो आव्यूह की कोटि हमने क्या बताया था, रो क्रॉस कॉलम। अब यहाँ रो कितनी है, 1, 2, 3, कॉलम कितने, 4, 1, 2, 3, 4, बस आंसर आ गया। क्या खास बात थी इसमें, ठीक। फिर दूसरा हमसे पार्ट इसमें पूछा है, ध्यान दीजिएगा, दूसरा पार्ट पूछा आव्यूह में अवयवों की संख्या कितनी है। तो हमने क्या कहा था, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड आउट, कितना, 3 की 4 से गुणा की 12, दूसरा आंसर, ठीक है। तीसरा हमसे पूछा है, थर्ड पार्ट पूछा है A13, बहुत ध्यान दीजिएगा, A13 कितना होगा ये हमसे पूछा है, A21 कितना होगा ये हमसे पूछा है, A33 कितना होगा ये हमसे पूछा है, और A23 कितना होगा ये हमसे पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले A13 कितना होगा, तो हमने कहा था जो पहले ये अंक लिखा होता है ये किसे रिप्रेजेंट करता है, रो को, और ये किसे करता है, बाद वाला, कॉलम को। तो पहली रो और तीसरे कॉलम का हमें एलिमेंट बताना है। ध्यान दीजिए, पहली रो और तीसरे कॉलम का एलिमेंट हमें बताना है। तो देखिए पहली रो तो हमारी ये हो गई, ठीक। अब कॉलम कौन सा लेना, तीसरा, तो 1, 2, 3, पहली रो तीसरी कॉलम का कौन सा अवयव हो गया, 19, 19। तो हमारा आंसर हो गया 19, पहली रो और तीसरा कॉलम 1, 2, 3, तीसरे कॉलम का एलिमेंट कितना है, 19। अब बताइए यहाँ पे रो कौन सी लेनी है, 2, कॉलम कौन सा लेना है, 1 वाला। तो दूसरी रो देखिए, एक पहली रो, दूसरी रो, ये रो हमें लेनी है, और कॉलम कौन सा लेना है, पहला, तो पहला कॉलम यही है। तो कौन सा हमारा आंसर हो गया, 35, ठीक है। अब एक ये है A33, इसमें रो कितनी, 3, कॉलम भी कितना, 3, तीसरी रो तीसरा कॉलम, देखिए पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, तीसरा कॉलम, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। तो हमारा आंसर कितना हो गया, -5। ये वाला आप लोग अपने आप करेंगे, A23 का मान अपने आप निकालेंगे, ठीक है। ये A23 वाला आप लोगों को निकालना, इधर लिखे दे रहे हैं, हो सकता है उधर आपको ना दिख रहा हो, ये अपने आप आपको निकालना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान था, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एक तो लेंथी नहीं है, अभी तक कोई क्वेश्चन आएंगे इसमें, ठीक है। मन लगा के समझें, सब समझ में आएंगे। अब जरा ध्यान दीजिए, जैसे दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, का किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं। आव्यूह में अवयव कितने हैं, ध्यान दीजिए, अवयवों की संख्या में दे रखी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें दे रखा है कितना, 24। तो हमसे पूछा है तो इसकी संभव कोटियाँ क्या क्या हो सकती हैं, ऑर्डर हमें निकाला, क्या क्या ऑर्डर हो सकता है। तो देखिए अभी हमने बताया था ऑर्डर कैसे निकालते हैं, रो की संख्या इनटू कॉलम की संख्या लिखते हैं, और दोनों की जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाते हैं, यानी अवयवों की संख्या मिल जाती है। अब हमें अवयवों की संख्या दी हो तो हमसे पूछिए, बताइए ये दिया हो, ये पूछा हो,
अवयवों की संख्या दी हो और कोटि पूछी हो, तो हम क्या करेंगे, 12 के ऐसे फैक्टर कर दे जाएं। कितने फैक्टर किस तरीके से बन सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे 24 है, तो 24 को हम किस तरीके से 2 अंकों के गुणनफल के रूप में कैसे कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, 24 एकम 24 होता, 24 एकम 24। फिर लिखते हैं हम, ध्यान दीजिएगा, 1 गुणे 24 ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर हम लिखते हैं 12 दूनी 24, इसे उल्टा करके लिखते हैं 2 गुणे 12, ये भी 24, ठीक है। फिर 6 चौक, ये 8 वाला लिख लें, जो भी पहले लिख लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 8 तियाँ 24, 3 अट्ठे 24, ठीक है। 6 चौक 24, 4 छंग 24। और कैसे लिख सकते हैं, और कैसे लिखते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, और भी लिख सकते हैं 24 को किसी तरीके से, और किसी तरीके से हम नहीं लिख सकते हैं। तो 24 को 2 अंकों के गुणनफल के रूप में हमने लिखा, 24 एकम 24, 1 गुणे 24, 12 दूनी 24, 2 गुणे 12, 8 गुणे 3, 3 गुणे, इस तरीके से हमने लिखा। तो ये संभव कोटियाँ हो गई, संभव कोटियाँ। आव्यूह की संभव कोटियाँ क्या क्या हो सकती हैं, ये हो सकती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 इसकी जो है ऑर्डर हो सकते हैं मैट्रिक्स के, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। इसी में क्वेश्चन जोड़ दिया, यदि इसमें 13 अवयव हो। अब 13 को तो केवल हम 2 ही तरीके लिख सकते हैं, 13 एकम 13 और 1 गुणे 13। तो केवल उसके ऑर्डर कितने हो सकते हैं, 2 ही हो सकते हैं। तो वो आप अपने आप करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन भी देखिए, ये दिया हुआ है, यदि किसी आव्यूह में, बहुत ध्यान दीजिएगा, हो सकता है आपका बुक्स ना हो, हम पूरा क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़े दे रहे हैं। यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं। बिल्कुल सेम वैसे ही सवाल, कितने अवयव हैं, 18, तो इसकी संभव कोटियाँ क्या क्या हो सकती हैं। अब 18 के हमें 2 संख्याओं के गुणनफल के रूप में हमें 18 को लिखना है, ठीक है। तो हम क्या क्या लिख सकते हैं, 18 एकम 18, 1 गुणे 18, 9 दूनी 18, 2 नेम 18, 6 तियाँ 18, 3 छक 18, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो इसी का बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। अब की बार हमें अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या आपकी और हमें दे रखी है 18। तो संभव कोटियाँ क्या क्या हो सकती हैं, हमने क्या बताया, इसे 18 को आपको 2 संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखना है। कैसे कैसे लिख सकते हैं, 18 एकम 18, तो पहली कोटि ये हो सकती है 18 क्रॉस 1, फिर इसे उल्टा लिख दें 1 गुणे 18, दूसरी कोटि ये हो सकती है, तीसरा 9 दूनी 18, चौथा 2 गुणे 9, 9 दूनी 18 है, फिर 2 गुणे 9, 2 नेम 18, फिर 6 तियाँ 18, 3 छक 18, और क्या लिख सकते हैं, और हम इसे किसी तरीके से नहीं लिख सकते हैं। तो इसकी संभव कोटियाँ कितनी हो सकती हैं, 1 2 3 4 5 6, ये इसकी संभव कोटियाँ हो जाएंगी, ठीक है। समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन आपको हम और बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से समझिएगा। वीडियो को पॉज करके आप आराम से क्वेश्चन वगैरह ये नोट कर सकते हैं। अब चौथा क्वेश्चन है, जैसे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 4, पहले हम पढ़ रहे हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। कायल 2 क्रॉस 2 आव्यूह दिया हुआ है, क्रम या कोटिका आव्यूह, आव्यूह ए, इसे शॉर्ट फॉर्म में ने लिखा AIJ, ये सब हम आपको पीछे बता चुके हैं, ठीक है। की रचना कीजिए, यानी हमें ऐसा मैट्रिक्स बनाना है जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से दिए गए हैं। अब जैसे इसका फर्स्ट पार्ट है, ध्यान दीजिएगा, इसका फर्स्ट पार्ट है, हमें AIJ का मान दे रखा है, AIJ का मान दे रखा है I प्लस J का होल स्क्वायर अपॉन 2। अब हमें मैट्रिक्स बनाना है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कितनी रो और कितने कॉलम हमें चाहिए हैं, आव्यूह में कितनी रो होंगी, कितने कॉलम होंगे। तो इसके लिए आपको ये इसकी ऑर्डर दे रखी होगी,
ठीक है। इसका ऑर्डर हमें क्या दे रखा, 2 × 2, यानी रो कितनी हमें चाहिए है, केवल 2, और कॉलम भी कितने चाहिए हमें, 2। अगर ये क्रम लिखा होता 3 × 4 तो रो कितनी, 3 और कॉलम कितने, 4। ठीक है, फिलहाल तो हमें रो 2 और कॉलम 2 चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए आई का मान, आई किसे रिप्रेजेंट करता है, आई जो है किसे रिप्रेजेंट करता है, रो को, और जे किसे करता है, कॉलम को। तो आई का मान हम केवल 1 और 2 ले सकते हैं, और जे का मान भी 1 और 2 ले सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम आई का मान 1 और जे का मान 1 रख दें, बहुत ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो हमें मिल जाएगा A11, देखिए ध्यान से, A11 यहाँ रखेंगे, देखिए 1 + 1 का होल स्क्वायर अपान 2, 1 1 2 का स्क्वायर, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, 2। अब जरा ध्यान दीजिएगा, आई का मान हम 1 रख रहे हैं, लेकिन अब की बात जे का मान 2 रख रहे हैं। ठीक है, जे का मान रख रहे हैं 2, पहली वाली रो जो है पूरी करेंगे, ये रख दें तो हमें मिलेगा A12। ठीक है, आई का मान 1 और जे का मान हमने रखा 2, होल स्क्वायर लगाया था, ये हो जाएगा 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9/2। ठीक, अब हम रखेंगे आई का मान 2 और जे का मान 1। ठीक है, जे का मान 1 रखेंगे तो हमें मिलेगा, बहुत ध्यान दीजिएगा, आपकी बार I2 है और जे कितना 1, तो A21 मिलेगा। तो रखेंगे 2 + 1 का होल स्क्वायर अपान 2, ये भी मिल जाएगा 9/2। अभी एक और रह गया है, आई का मान भी 2 और जे का मान भी 2 और रखेंगे। आई का मान 2 रखा, जे का मान 2 रखने पर तो हमें मिलेगा A22, 2 + 2 का होल स्क्वायर अपान 2। ठीक है, 2 2 4 का स्क्वायर कितना, 16/2 यानी 8। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग, अब हमें ए बनाना है, मतलब आव्यूह की रचना करनी है। तो कैसे लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं A11, पूरा बता दे रहा आपको, फिर लिखते हैं A12, ठीक, फिर लिखेंगे A21, फिर लिखेंगे A22, क्योंकि यहाँ पे 2 रो और 2 कॉलम हमें लेनी थी। देखिए 2 रो हो गई और 2 कॉलम हो गए। देखिए 1 1 1 2 2 1 2 2। ठीक, अब इनकी वैल्यू हमने निकाल ली है, रख दें, आंसर आ जाएगा 1 1, यानी पहली रो पहले कॉलम का एलिमेंट हमने क्या निकाला था, 2। फिर पहली रो, लेकिन कॉलम कौन सा, दूसरा, A12 का मान कितना निकाला, 9/2। ठीक, फिर A21 यानी दूसरी रो और पहला कॉलम। ठीक, A21 कितना निकाला, 9/2, और A22 यानी दूसरी रो और दूसरा कॉलम, दूसरी रो देखिए ये हो गई, दूसरा कॉलम ये, तो A22 का मान ये निकाला था 8। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपको हम बताते हैं, समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है। एक बार हम आपको लिखने का तरीका और बता दें, हो सकता है आपको इसमें डाउट लग रहा हो कि ये कैसे लिखा हमने। छोटी छोटी चीज़ें आप समझते चलें, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ध्यान दीजिए, कोई भी हमें मैट्रिक्स बनाना हो तो सबसे पहले लिखते हैं A11, पहली रो पहला कॉलम। ठीक, फिर A1 पहली रो लेकिन दूसरा कॉलम, फिर A13 यानी पहली रो तीसरा कॉलम, ऐसे आगे पहली रो चौथा कॉलम। अब देखिए दूसरी रो पे आ गए तो रो लेंगे 2, लेकिन कॉलम पहला है 2 1। देखिए दूसरी रो है, दूसरा कॉलम है A22। देखिए दूसरी रो है, कॉलम तीसरा है A23। अब बताइए ये कौन सी रो है, तीसरी, तो A3, लेकिन कॉलम कौन सा, पहला, 3 1 ले लेंगे। ठीक है, कौन सी रो है, तीसरी, कॉलम कौन सा है, दूसरा, 3 2 हो जाएगा। ये कौन सी रो है, तीसरी, कॉलम कौन सा, तीसरा, A3 3 हो जाएगा। ऐसे आगे तक हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इसी का दूसरा पार्ट आप लोग लगाएंगे, बहुत आसान है, हम लिखे दे रहे। जिनके पास बुक्स नहीं है, जिनके पास बुक्स नहीं है वो नोट कर लें, AIJ आपकी हमें दे रखा है और उससे आसान है I/J। ठीक है, और हमें वही
ए का मान निकालना है फिर से। ये आपको हम होमवर्क में दे रहे हैं, क्वेश्चन लगाइएगा और कमेंट बॉक्स में इसका हमें आंसर दीजिएगा या व्हाट्सएप पे फ़ोटो हमें भेजिएगा ग्रुप में, ठीक है। सीरियसली बिल्कुल पढ़ाई करें क्योंकि आप लोगों का बोर्ड है, ठीक है। ये चैप्टर होते जा रहे हैं, इनके नोट्स बनाते जाएं, कायदे से पढ़ते जाएं, ठीक। इसके बाद इसका जो थर्ड पार्ट है वो भी आप लोग लगाएंगे। अगर नहीं लगेगा तो जिस दिन लाइव क्लासेस हम लोग चलाएंगे, संडे को हो सकता है चलाएं, तो लाइव क्लासेस में जो क्वेश्चन आपसे नहीं लगेंगे वो हम लोग लाइव क्लासेस में सॉल्व करा देंगे। ये भी आपके लिए होमवर्क है। इसमें भी आपको मैट्रिक्स ए का मान निकालना है, मैट्रिक्स से फाइंड आउट, ठीक है। इसके बाद एक हम इसी तरीके का आपको और बता दे रहे हैं क्वेश्चन, इसी तरीके का जिससे आपकी प्रैक्टिस और हो जाए, ठीक। ज़रा ध्यान दीजिएगा। अब जैसे कि एक आव्यूह हमसे की बार कहा है, आव्यूह हमें 3 गुणे 4 का, यानी इसका क्रम क्या होना चाहिए, 3 गुणे 4। रो कितनी होनी चाहिए, 3, और कॉलम कितने होने चाहिए, 4। अब की हमें ऐसा आव्यूह निकालना है, ठीक है। ये हमें आव्यूह जो है निकालना है, और जिसके अवयव हमें दे रखे हैं फर्स्ट पार्ट में, बहुत ध्यान दीजिएगा। ए आई जे का मान हमें दे रखा है, ध्यान दीजिएगा, मॉड के रूप में दिया हुआ है। मॉड से आप लोग घबराएं ना, ज़्यादा डिटेल में नहीं, बस इतना समझ लें मॉड में जो भी वैल्यू हमें मिलेगी वो हमें पॉजिटिव ही लेनी है, न्यूमेरिकल वैल्यू लेनी, जो भी माना है माइनस हमें नहीं लेना है, ठीक। तो ये दिया हुआ है। बस यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, अब की बार रो कितनी होंगी, रो होंगी 3 और कॉलम कितने होंगे 4। जो भी हम मैट्रिक्स बनाएंगे उसमें रो कितनी होंगी 3 और कॉलम कितने होंगे 4। तो देखिए बहुत आसान है। सबसे पहले हम आई का मान 1 रखें और जे का मान भी 1 रखें। देख लीजिएगा, रो हम 3 से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। आई का मान 1, 2, 3 तक रख सकते हैं, और जे का मान 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं। देखिए क्योंकि कॉलम हमारे पास 4 हैं, जे का मान 4 तक रख सकते हैं। तो आई का मान 1, जे का मान 1 रखने पर जब हम रखेंगे तो ये हो जाएगा A11। ध्यान दीजिएगा, बहुत लंबी वीडियो नहीं होगी, आधे घंटे या 40 मिनट से ज़्यादा की वीडियो नहीं होगी। आप लोग पढ़ते रहें, इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी, ठीक है। तो 1/2 मज़ा आना चाहिए, कठिन नहीं लगना चाहिए, बस और कोई ख़ास बात नहीं है। अब मन लगाएंगे तो कठिन कुछ भी नहीं लगेगा, क्योंकि हम सब छोटी छोटी चीज़ें बता देते हैं। देखिए अब आई का मान हमने 1 रखा, जे का मान 1 रखा, -3 के 1 से गुणा -3 में से 1 गया, क्या बचेगा -2। और हमने कहा था, चलिए लिख के दिखा दे रहे हैं, हमने कहा था मॉड के अंदर कोई वैल्यू निगेटिव आए, ठीक है। मॉड का मतलब आप परिमाण समझिए, न्यूमेरिकल वैल्यू, उसे जब बाहर निकालेंगे तो पॉजिटिव निकल के आएगी। तो -2 है, +2 हो जाएगा, समझ लीजिए, ज़्यादा डिटेल में नहीं। 2 एकम 2, तो A11 का मान हमें कितना मिला, 1 मिल गया, ठीक है। 1 हमें मालूम चल गया। बहुत ध्यान दीजिए, इसी से आपके कई क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद में ये अब हमें A11 मिल गया, ठीक। अब आई का मान क्या रखेंगे, हमने कहा था आई का मान 1 चलने दीजिए पहले, आई का मान 1, जे का मान बदलते जाइए पहले 2, ठीक। रखने पर तो जब हम यहाँ रखेंगे तो हमें मिलेगा A12, आई का मान मिलेगा 1 और जे का मान मिलेगा 2, ठीक है। जे का मान हमें मिलेगा 2, तो हमें A12 मिला। कैलकुलेशन थोड़ा अपने आप भी करिएगा आप, -3 में से 2 गया -1, लेकिन हमने कहा था बाहर निकालेंगे +1, तो प्लस का 1/2 ये मिल गया हमें। अब देखिए आई उतना ही रखिएगा, पहले आई को हम कहाँ तक लेंगे, 3 तक ले जाएंगे, सॉरी यहाँ आई को जो है पहले 1 1 1, फिर आई का मान 2 2 2, फिर आई का मान 3 3 3, लेकिन जे का मान 1 2 3 4 तक जाएगा। अब देखिए आई का मान फिर वही लिया 1, जे का मान क्या लेंगे, प्योर 3 लेंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ध्यान से समझिए, रखने पर तो हमें क्या मिलेगा, ए यहाँ रखेंगे, देखिए आई का मान 1 और जे का मान रखेंगे 3।
तो हमने क्या बताया, i का मान अब क्या रखेंगे 1 और j का मान कितना रखेंगे 3। तो i का मान 1 और j का मान 3 रखेंगे। देखिए i का मान 1 j का मान 3 रखा उसमें हमने, तो -3 और +3 कैंसिल हुआ, क्या आएगा 0। ठीक है, अगली बार में हम i का मान 1 रखेंगे, j का मान 4 रखेंगे। हमने कहा था i का मान 1, ठीक है, 2 3 तक रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास रो कितनी होनी चाहिए 3 और कॉलम कितनी आनी चाहिए 4 आने चाहिए। ठीक है, तो हम i का मान 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, लेकिन जो j का मान है 1 2 3 4 तक रख सकते हैं। ठीक है, तो अगली बार में देखिए i का मान 1 j का मान 4 रखा हमने तो जब ये वैल्यू रखेंगे कैलकुलेट करेंगे, 4 में से 3 जाएगा, प्लस का 1 बटा 2 ये आ जाएगा। इसी प्रकार आगे हम क्या करें, अगली बार में i का मान 2 j का मान 1, i का मान 2 j का मान 2, i का मान 2 j का मान 3, i का मान 2 j का मान 4 रखकर ऐसे ही वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक, और उसके बाद में i का मान रखेंगे 3, j का मान बदलते हैं, j का मान 1, फिर i का मान 3 j का मान 2, i का मान 3 j का मान 3, i का मान 3 j का मान 4। ऐसे हमें टोटल 12 अवयव प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, और 12 अवयव जब हमें प्राप्त हो जाएंगे 12, तब हम क्या करेंगे, हमें जो आव्यूह हमसे कहा है तो वो हमें आव्यूह ये मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हमने कैसे बताया था, कैसे लिखते हैं, A11 A12 A13 A14, देखिए 4 कॉलम हो गए। ठीक है, फिर अब ये दूसरी रो है 2 1 2 2 2 3 2 4। ठीक है, अगला देखिए, ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे तीसरी रो है A31 A32 A33 और A34। इसमें सारे अवयवों के मान हम रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ये आपको क्वेश्चन जो है पूरा कंप्लीट करना है और व्हाट्सएप पे, जो व्हाट्सएप ग्रुप बना है उस पर फोटो भेजना है अपने आंसर का। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में कोई डाउट हो तो आप ज़रूर क्लियर करें। आगे की जो एक्सरसाइज बची है अगले वीडियो में ये पूरी कंप्लीट हो जाएगी। रेगुलर आप लोग देखें, सुबह आपके पास 8 या 9 बजे तक ये वीडियो पहुंच जाया करेगा। फिर से एक बात समझ लें, हमारा जो यूट्यूब चैनल है NTSSP SPN के नाम से, NTSSP SPN के नाम से, इसे आप लोग सब्सक्राइब कर लें यूट्यूब पे। इसी पे ये वीडियो आपको मिलेगी और आगे की वीडियो मिलेंगी। ठीक है, और बाकी हमारे नंबर जो इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने दिए थे उस पर आप फ़ोन करके कोई भी डाउट हो क्लियर कर सकते हैं। एक बार फिर हम नंबर अपना बता दे रहे हैं, 9451104658, यही व्हाट्सअप नंबर भी है। कोई डाउट हो आप क्लियर कर लें। तब तक के लिए थैंक यू, अगले वीडियो में मिलते हैं।